अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। यूजुअली अब्दुल्ला हुमा के साथ, लेकिन आज ज़रा हुमा की तबीयत ख़राब है, सो शी इज़ नॉट हियर बट आई एम विद यू एंड यू आर विद मी। और हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। आपने कुछ भी कहना हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो, हमें लिख कर भेज सकते हैं। तस्वीर हो जाए तो क्या ही बात है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नाश्ता कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, इसी से दिन का आगाज़ कर लेते हैं। आज का आपका क्या प्लान है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और शिराज उत्पल की ये वीडियो देख रहे थे तो हमें वो ज़माना याद आया जब एक्चुअली एक कॉम्पिटिशन होता था पाकिस्तान म्यूज़िक डायरेक्टर्स का कि कौन म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स का कि कौन अच्छी वीडियो प्रोड्यूस करेगा। सो ये जो अब लोग फिल्में बना रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियोस बना कर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब आगे सोशल मीडिया का दौर है तो टीवी पर तो गाने कम ही सुने जाते हैं। जो भी वीडियो बनती है वो सोशल मीडिया पे ही आती है। लेकिन एट द सेम टाइम इससे अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत इजाफा हुआ है। हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और कुछ अहम बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक डेडिकेशन का आपने लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन अगर वाकई इसकी तस्वीरी शक्ल देखनी है, चित्राल के इन पोलियो वर्कर्स के अज़्म हिम्मत और हौसले की भी दाद देनी चाहिए। पर्टिकुलरली ख़वातीन जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर दूसरों के बच्चों को, इस कौम के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घरों से निकलते हैं। वैसे सेटिंग आप देखें ज़रा, ब्यूटीफुल, क्या सफ़ेदी की चादर ओढ़ी हुई है। ये सारे चित्राल के बाय द वे मनाजिर हैं जहाँ पर पुलिस भी इनके साथ साथ है, पोलियो वर्कर्स भी साथ साथ हैं। अब ऐसे में आगे से कोई ये कह दे कि भाई हम नहीं पिलाते अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे, तो फिर दिल भी टूटेगा। और जिस कोशिश में हम लगे हुए हैं कि इस मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा किया जाए, उस कोशिश को भी शदीद धचका लगेगा। अगर ये लोग जो कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही कौम के ज़्यादातर टीचर्स होते हैं, इनमें से सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इतनी तगो दौ के बाद ये निकल कर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ इनका ख्याल कीजिए। हम यहाँ भी कहते हैं कि शदीद गर्मी में हमने देखा है कि डोर टू डोर जा रही होती हैं पोलियो वर्कर्स, उन्हें इज़्ज़त दिया कीजिए और पानी पूछ लिया कीजिए। अगर आपने नहीं भी पिलाने या अगर आपने अस्पताल से बच्चों को पोलियो के क़तरे पिला, अव्वल तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं पिलाने हैं, लेकिन अगर आप 1-2 दिन पहले ही पिला के आए हैं तो अब भी पिला सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। वो जो गेट से भगा देना और चलें जी हमने नहीं कुछ करना, वो रवैया जो है हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस नेशन। और अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा ना तो फिर यकीनन हम बहुत जल्द पोलियो से इस मुल्क का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। अब बच्चों की बात हो ही रही है तो एक और बात भी हम आपसे करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत का अमल उमर बिल एक अच्छी काविश, लेकिन कुछ तरमीम हो जाएं तो बहुत बेहतर है। अमल दरामद होता है या नहीं ये बाद में देखेंगे हम, लेकिन उसको भी देखते रहेंगे। कुछ तजावीज़ अमल के वालिदैन भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब भी इस बिल के ज़रिए प्राइवेट अस्पतालों को पनाह दी जा रही है कि आया वो किसी मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बिल के सेक्शन 2B और 7 में तरमीम की ज़रूरत है। इससे प्राइवेट अस्पतालों को ज़ख्मी का इलाज करने या ना करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक 2J और I में अस्पताल की तारीफ में हर निजी और सरकारी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, क्लिनिक को शामिल किया जाए जहां मरीजों के लिए बिस्तर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इस बात को किसी नोटिफिकेशन के जारी होने का मोहताज नहीं होना चाहिए। आम आदमी को नहीं पता कि नोटिफाइड अस्पताल से क्या मुराद है। सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक अमल के वालिदैन की 2 तजावीज़ को बिल में शामिल कर लिया गया है, जबकि अस्पताल की तारीफ से मुताल्लिक तजावीज़ को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि पहले से ही प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की तारीफ इस बिल में दी हुई है। ऑलराइट, इसी पे हम ज़रा बात करते हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से अमल की वालिदा बीनिश उमर, और एम्बुलेंस से मुताल्लिक जो किरदार है और उस सर्विस का भी बहुत अहम किरदार रहा है। पर्टिकुलरली ये वाक़या अगर हम देख लें उसमें क्या कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ, क्या चेंज होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। आमिन फाउंडेशन में हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस खाकान सिकंदर हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हम चलते हैं बीनिश उमर के पास। बीनिश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि सिंध हुकूमत की अच्छी काविश है ये अमल उमर बिल, लेकिन आपके ख्याल में क्या चेंजेस हैं जो अशद ज़रूरी हैं इस बिल में जो होनी चाहिए? लेकिन कुछ पॉइंटर्स हमने इनको दे दिए थे, सिंध गवर्नमेंट को हमने हाईलाइट करके भेज दिए थे, जिसमें से 2 जगह पर किसी क्लॉज में लिखा हुआ था कि अगर हॉस्पिटल अपने ओपिनियन में समझता है कि पेशेंट को वो ट्रीट नहीं कर सकता तो वो
उसके लिए कोई कागज़ी कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह। तो हमारा ये एतराज़ था कि इन योर ओपिनियन जो है बहुत वेग है टू बी पुट इन अ बिल, कि इन देयर ओपिनियन इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट ना, क्या मतलब इन देयर ओपिनियन। तो एक SOP होना चाहिए जिसके अंदर हमें पता हो कि तमाम हॉस्पिटल्स की क्या एबिलिटी है अगर कोई इमरजेंसी है, बिकॉज इमरजेंसीज भी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ की होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी होती है, हर जगह पे हर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई होता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करके दे या सिंध हेल्थ केयर कमीशन करके दे कि कौन सी इमरजेंसी की क्या कैपेबिलिटी है। और ये उनका हमारा जो एतराज़ था इन योर ओपिनियन वाले क्लॉज के ऊपर, वो तो एड्रेस हो गया है जहाँ तक मुझे पता चला है। बाकी हमने ये कहा था कि जी आप हॉस्पिटल, जब प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं तो उसके अंदर फिर हम ये लिखते हैं कि नोटिफाइड हॉस्पिटल, तो हमें नहीं मालूम कि नोटिफाइड हॉस्पिटल क्या है। या तो आप बताएं पब्लिक तक के पहुँचे ये इन्फॉर्मेशन कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं या नहीं है। तो उस पर भी मुझे मालूम चला कि अब ये बात हो रही है कि जी जिस भी हॉस्पिटल को या जिस भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेट से हॉस्पिटल का स्टेटस चाहिए, उसके ऊपर ये लायबल होगा कि वो एक सर्टन अमाउंट की इस तरह की इंजरीज को केटर करे। ठीक है, आपका यही मुतालबा है बेसिकली जो नोटिफाइड अस्पताल है उसको डिफाइन किया जाए, या उसको आम आदमी तक तो नहीं समझ आएगी ना कि व्हाट इज अ नोटिफाइड हॉस्पिटल। तो व्हाट हैव दे अश्योर्ड यू बीनिश ऑन दिस? दे हैव सेड कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे रेस्ट को एड्रेस करेंगे एंड दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ अस वर्किंग विद देम टूवर्ड्स मेकिंग दिस बिल applicable, practical and in the favor of the civilians, obviously protecting their rights. We are glad कि आपकी मुसलसल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस ट्रॉमा से गुजरी हैं उसके बाद रिकवर करने के लिए इससे बेहतर डायरेक्शन हो नहीं सकती थी बीनिश, कि आप दूसरों का ख्याल करते हुए दूसरों के बच्चों और दूसरों के वालिदैन और दोस्तों के प्यारों की हिफाजत में इतनी काविश कर रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है आम आदमी के साथ जब कोई इमरजेंसी होती है तो उसको पता नहीं होता कि कौन सा नोटिफाइड अस्पताल है कौन सा नहीं है। वो तो करीब तरीन अस्पताल ढूंढता है और बस वहाँ चला जाता है। लेकिन आप कितनी पुरुम्मीद हैं, क्योंकि बिल वगैरह तो असेंबलियों से बहुत पास होते हैं, उन पर सही मानों में हकीकी मानों में अमल दरामद हो, ये होता हुआ आपको इस केस में नज़र आ रहा है? ये कुछ हैं खदशात आपके जहन में? देखें खदशात तो ये इस इनिशिएटिव को शुरू करते हुए भी थे कि हमारी कौन सुनेगा, हमारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम कोई वेल कनेक्टेड उस तरह के नहीं है, नॉर्मल से हम आम शहरी हैं, पाकिस्तान के आम सिटीजन्स हैं। तो खदशात तो बहुत होते हैं, लेकिन अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको आगे तक लेकर जाएँ। और मेरे ख्याल से हम कोशिश करते रहेंगे, और अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी अभी सुन रही है और वो हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और अगर ऐसी बात है कि हमें लगा किसी पॉइंट पे कि नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे। ऑब्वियसली, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बीनिश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खाकान सिकंदर अमन फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान, आपने बात की होगी बीनिश के वालिदैन से भी आप मुसलसल ज़ाहिर राब्ते में, उसके बाद केस में इन्वॉल्वमेंट भी अमन फाउंडेशन की रही है। अब ये जो बिल आया है इसमें आप लोगों की कोई इनपुट ली गई, नहीं ली गई? इसमें जो एम्बुलेंस सर्विस से मुताल्लिक शिक़ें हैं उसको आपने गो थ्रू किया? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी बिल्कुल। सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और मौका देने का क्लैरिफिकेशन के लिए। जी, बीनिश ने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल आया है और बहुत खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने इसका रिस्पांस लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा सबको कि 2014 में इस तरह का एक बिल और मौजूद था, तो जो कि सिंध इंजर्ड पर्सनस मेडिकल एड एक्ट था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब इससे ये एक वन स्टेप अहेड है। आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया, मैं उससे पहले भी जाऊँ कि इस बिल से पहले की जो सफ़र है या जद्दोजहद थी, वो जब हुआ मोटो नोटिस लिया गया तो फिर हेयरिंग्स काफ़ी हुई, और हेयरिंग्स के प्रोसेस के दौरान अभी कुछ ही दिनों पहले उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिपोर्ट शाया की। 51 पेजेस की ये रिपोर्ट है
जिसके अंदर ये तमाम तर प्रोसेस बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इसको देखा गया कि मामला हुआ क्या था, क्या मसाइल थे, उसके क्या हल हैं। उन्हीं के अंदर रिकमेंडेशंस हमने भी एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के हवाले से दी थी, जो कि मैं एक दफ़ा दोबारा याद दहानी अगर कराऊँ आपके व्यूअर्स को कि कराची शहर में 60 सिर्फ और सिर्फ जान बचाने वाली एम्बुलेंसेज हैं, जबकि WHO के तहत 200 की रिक्वायरमेंट है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर वो रिकमेंडेशन शामिल की और उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराया। ये मौका लेते हुए मैं एक और चीज़ वजाहत करना चाहूँगा कि कुछ मिस रिपोर्टिंग मैं कहूँगा हो रही थी रिपोर्ट के आने के बाद, जिसमें यह भी कहा गया था कि जी अमन एम्बुलेंस को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। ऐसा कतई नहीं है। अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो पेज नंबर 41 पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में कहा है कि एम्बुलेंस सर्विस का इसमें कोई ज़िम्मा या वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ इन दिस केस, विच इज़ ऑल्सो गुड। और दूसरी इसमें फर्दर खुशाइन चीज़ ये है कि उन्होंने हमारा स्टांस इसको सपोर्ट किया है कि एम्बुलेंस सिस्टम की बेसिकली एक्सपेंशन करनी चाहिए, एक्सपेंशन भी करनी चाहिए, और जो इसमें फ्लॉज हैं उसमें ज़ाहिर है बेहतरी भी लानी चाहिए। लेकिन खाकान, आपने भी और हमने इससे पहले भी इस मामले पे बात की हुई है, डिस्कशंस की हुई हैं, हम सब ने ये बैठ के तय किया था कि हाँ वो जो कॉल्स वाला प्रोसेस है उसको कुछ सहल किया जा सकता है, थोड़े मज़ीद बेहतर प्रोफेशनल्स बिठाए जा सकते हैं। एक जो नुक्ता जहन में उठ रहा है और जो सवाल वाकई है कि अगर किसी के साथ इमरजेंसी हो गई है, फॉर इंस्टेंस किसी को गोली लग गई है, तो वो अस्पताल में बेड है नहीं है, उस वक्त उस टेंशन में नहीं पड़ सकता, उसको अपनी होश नहीं होती, तो आप लोगों की वो शक बरकरार है कि किसी अस्पताल में बेड रिजर्व होगा तो ही आप लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे मरीज को, या फिर कर देंगे कि भाई आगे जाकर देखा जाएगा क्या होगा, या अपने सर से जिम्मेदारी बचाने के लिए आप तब तक नहीं हिलेंगे जब तक बेड नहीं रिजर्व होगा? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको इस पर भी अपडेट कर देता हूँ। मैंने पहले भी ये वजाहत की थी कि इसकी पहली तो बात ये बेड का जिक्र नहीं हो रहा था, ये वेंटिलेटर का जिक्र हो रहा था। दूसरी बात ये कि स्टेबलाइज कंडीशन में पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी, वरना आप उसको मज़ीद ख़तरे में डालते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस केस के बाद हमने रिकमेंडेशंस, जब ये कमेटी प्रोसीडिंग्स हुई तो हमने अपने प्रोसेस को अब अपडेट भी कर लिया है। इसमें इम्प्रूवमेंट हम ये लाए हैं कि अब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र्स भी अगर हो रहे होते हैं, तो अगर ये मोस्ट क्रिटिकल केस होगा जो कि हमारी सिस्टम में वो डेल्टा या एको कैटेगरी में कहलाता है, तो हम सवाल जवाब से पहले एम्बुलेंस डिस्पैच कर देते हैं और सवाल जवाब चलते रहते हैं। तो ये हम बिल्कुल लाएँ। मैं इसमें एक और अब्दुल्ला एक मौका लेके आपको अपडेट करूँ कि गवर्नमेंट ने जो इसके रद्द-ए-अमल में एग्रीमेंट साइन किया है उसके बारे में भी, उस पर भी रोशनी डालने का अच्छा उसी पे हम जरा हम बिनेश आप हमारे साथ ही रहेगा, आई विल कम बैक टू यू एज वेल। लेकिन खाकान हमें ये बताइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक एग्रीमेंट हुआ था, एम्बुलेंसेस की तादाद भी बढ़नी थी, वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ये एग्रीमेंट जो है बिल्कुल साइन हो चुका है, तकरीबन महीना डेढ़ पहले। ये एग्रीमेंट हुकूमत सिंध ने हमारे साथ साइन किया है और इसके तहत बेसिकली ये 2 फेजेज़ हैं। पहले फ़ेज़ के अंदर ये 60 एम्बुलेंसेस जो अमन की लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस है उनको स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, जो कि साइन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी हम मुंतज़िर हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये खुशखबरी देना चाहते हैं कराची हज को कि ये इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 में जो मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा था, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इंडिपेंडेंट कंपनी सेटअप करने की बात हो रही है, सिंध इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के नाम से, जिसमें अमन, सिविल सोसाइटी के कुछ अहबाब और हुकूमत सिंध मिलकर इस कंपनी के ज़रिए एक्सपेंशन करेंगे, इसको 200 तक लेके जाएंगे 2019 के अख्ताम तक। एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूँ, मीनिश ने भी ये बात पॉइंट उठाया था, विच इज़ वेरी वैलिड, कि ये सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है। तो उसमें कोशिश हमारी यही है और हुकूमत से भी हम यही बात कर रहे हैं जो पिछले चूँकि 2-3 सालों से चल रही है। तो और इसमें इस केस के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स मतलब ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बिल भी पास हुआ है और ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो उसमें भी हम उनको यही कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। और 2019 के अख्ताम तक अगर 200 एम्बुलेंसेज आनी हैं, होपफुली सिंध हुकूमत की गुज़श्ता कारकर्दगी देखते हुए ये वादा वफ़ा हो जाए, वरना काफ़ी मुश्किल काम है। बट लेकिन चूँकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो हमको उम्मीद करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़रा पुश करता रहे पब्लिक सेक्टर को ताकि काम हो जाए। मीनेश, लास्टली आप बताइएगा कि अमल उमर केस जो है वो अब किस मरहले पे है? ज़ाहिर है अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं चीफ जस्टिस, जल्द मुकदमात निपटाने की शोहरत है इनकी, क्या उम्मीद है आपको?
जी अभी तो हम इंतज़ार में हैं कि हियरिंग की कॉल आ जाए, बिकॉज़ अपेरेंटली 28 को हमारा केस सुनना था, जो लिस्ट हुआ था, फिर वो रीलिस्ट हो गया और अभी हम लोग इसी इंतज़ार में हैं कि इसकी अगली डेट मुकर्रर हो जाए। फिर उसके बाद आई थिंक उसमें उन्होंने तमाम इदारे जो अंडर क्वेश्चन थे उनसे रिपोर्ट्स तलब किए हैं, यानी उनके कमेंट्स आएंगे ऑन द रिपोर्ट दैट द कमिटी हैज़ वो। अब उम्मीद तो मुझे नहीं मालूम, मतलब उम्मीद का मैं क्या कह सकती हूँ, बस आई होप कि जिस इदारे ने हमारे साथ या जो कॉन्स्टेंटली अपनी क्या कहते हैं गलती को डिनाई किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, जिस तरह हॉस्पिटल NMC ने बार ये हमें ओवर 4 महीने तक हमें इस कमेटी के प्रोसेस में से जितनी भी इंक्वायरी हो उसके अंदर से गुजारा है, उनको पनिश किया जाए। जो पुलिस कांस्टेबल था, पुलिस के इदारे की रिफॉर्म्स की हम बात करते रहे, उसके बाद भी हमने देखा 2 वाक़यात हुए जिसके अंदर हम बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में दोबारा इसी तरह की हरकत, मतलब इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस किया जाए। रिफॉर्म्स की बात हुई थी पुलिस वालों की, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब बातों को इख्तिताम तक ले जाया जाए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पुलिस रिफॉर्म्स की जहां बात है और जहां अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों को बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करता रहा है, इस सारे प्रोसेस के दौरान जितनी भी हियरिंग हुई है उनको भी कोई सज़ा दी जाए। बीनिश का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया बीनिश। उमर हमारे साथ मौजूद थी और हेड ऑफ स्ट्रेटजीज अमन फाउंडेशन खाकान सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद थे। खाकान, थैंक यू सो मच। होपफुली जल्द इम्प्लीमेंट हो जाए आपके जो भी प्लान्स हैं ये एम्बुलेंस सर्विस और इसकी एक्सटेंशन को लेकर। आज जुमा बीमार हैं इसलिए सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर और आप लोग भाई क्या ज़बरदस्त मैसेजेस कर रहे हैं। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन टू अस। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ और, लेकिन बात करेंगे नहीं, वो बाद में दिखा देते हैं, ठीक है। हम आपको डॉक्टर्स से मुताल्लिक एक अपडेट देना चाहते हैं जिसकी वजह से आम आदमी बड़ा परेशान है, लोग रुल गए हैं, आप यकीन मानिए। पहले तो पंजाब में हमने बड़ा तवील अरसा बरस से सिलसिला चलते हुए देखा, फिर क्या क्या तदाबीर नहीं की गई थी उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की तरफ से। अब हमें लग रहा है कि सिंध में ये अगर ट्रेंड शुरू हो गया तो ये ट्रेंड जो है ज़रा ख़तरनाक हो सकता है। तनख्वाहों और मरात में इजाफे का मुतालबा लिए सिंध भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सब अस्पतालों की OPDs बंद हैं, मरीज परेशान होकर रह गए हैं। तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए OPDs में काम बंद कर दिया है। कराची के जिना और सिविल अस्पताल समेत तमाम अजला के अस्पतालों में OPDs बंद हैं। डॉक्टर्स अलाउंसेस और तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस OPD में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से पर्टिकुलरली जो इंटीरियर से आ रहे हैं लोग, वो इलाज कराए बगैर ही वापस जा रहे हैं। क्या करें, ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते तो ही सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के लिए आते हैं और यहाँ पर रहने के लिए भी आपको बहुत से पैसे दरकार होते हैं। आपने इसीलिए देखा है कि सिविल अस्पताल के गिर्द और उनके कॉरिडोर्स और उनके पैसेजेस और फुटपाथों पे लोगों की बड़ी तादाद वहाँ लिटरली रह रही होती है, जिनको देखकर दिल भी दुखता है और ये भी एहसास होता है कि काश इनकी रिहाइश और इनके इलाज मुआलजे का बेहतर इंतजाम होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि तमाम अस्पतालों में OPDs 3 दिन तक बंद रहेगी। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो इमरजेंसी समय दीगर वार्ड्स भी बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। डॉक्टर्स ने तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के मसावी करने का मुतालबा कर दिया है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स बड़ी मेहनत से डॉक्टर बनते हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हड़ताल है वो भी किसी सोल्यूशन नहीं होती। खावर खान हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हड़ताल तो जारी है, लेकिन हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए या एटलीस्ट इनसे बात करने के लिए किसी ने इनसे राब्ता किया है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ये जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, इसके साथ साथ दीगर जो डॉक्टर्स के फोरम हैं वो इस जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जो है सिंध भर में हड़ताल कर रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि जी एक तो जो तनख्वाहें हैं इनकी वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बराबर की जाए। गुज़िश्ता रोज़ से जो ये OPD का बायकॉट शुरू किया इन लोगों ने, तो आज भी जो है इस वक्त बायकॉट है। गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी सेहत भी जो है उनको भी तबादला कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से।
नए सेक्रेटरी सेहत जो है वो आज अपना कलमदान संभाल रहे हैं। उसके बाद जो है वो इस तमाम सूरत हाल से उनसे बातचीत की जाएगी। इस वक्त जिना अस्पताल ले लें, सिविल अस्पताल ले लें, कतर अस्पताल ले लें, इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल या इंटीरियर सिंध के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे तमाम के तमाम जो यंग डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बाद ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है। सिविल अस्पताल में ही ओपीडी में यौमिया 4000 से ज्यादा मरीज आते हैं जो कि इस वक्त पुरसाने हाल है, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन इनकी सुनवाई के लिए या इस मामले के हल के लिए कोई पेशरफ्त होती देख रहे हैं आप खबर? अच्छा, इनमें जब हमसे बात हुई थी YDA वालों से तो उन्होंने कहा था कि ये जो अहकामात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि जी तमाम डॉक्टर्स की जो सैलरी है, जो पर्क्स हैं वो दूसरे सूबों के बराबर किया जाए। इस सिलसिले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे। महकमा सेहत को उस पर नोट शीट बनी थी, उस पर जो दीगर सूबों से जो इंफॉर्मेशन लेनी थी वो भी ले ली गई थी। लेकिन इस वक्त जो समरी है वो इस वक्त सर्द खाने की नज़र है। पता नहीं क्या इशूज हैं जिसकी वजह से जो है ताहाल जो है उस पर ना ही साइन हुए हैं और ना ही कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा SOP जारी किया गया कि जी लास्टली जल्दी से क्विकली बताएं खबर, हुकूमती हलकों में कोई हलचल है? हजारों मरीज इस वक्त सरकारी अस्पतालों में रुल रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमती हल्के जो हैं वो इसमें ज़रूर एक्टिव ज़रूर हुए हैं। वज़ीर सिंध की जानिब से भी कहा गया है, जो उनके मामले खुसूसी वक़ार मेहदी उनकी जानिब से कहा गया कि इनके जो मुतालबात हैं वो ज़रूर हल कर दिए जाएंगे, लेकिन कब किए जाएंगे इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया, खबर हमें अपडेट कर रहे थे। मुतालबात हल करने की यकीन दहानियाँ तो हम सुनते ही रहते हैं सरकारी अफसरान और हुकूमती अहदेदारान की तरफ से, लेकिन यहाँ पर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये लोग बीमार हैं, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। ये अपने पैसे लगाकर आ रहे हैं, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में इन्हें सर्विस फराहम नहीं की जा रही, वो वापस जाने पर मजबूर हैं। इसलिए आप इर्द गिर्द से जहाँ से भी आ रहे हैं, आपके ऑपरेशन शेड्यूल्ड हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ आने से पहले कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है बीमार को लेकर ट्रैवल करना भी एक टास्क होता है। आई होप दिस इशू गेट्स सॉर्टेड आउट सून। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? अली नईम हमें हैदराबाद से अपडेट करेंगे। ओवर टू यू अली। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और PMS सिंध की कॉल पर हैदराबाद में आज भी तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जा रहा है। दोनों तंजीमों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि दीगर सूबों की तरह सिंध के डॉक्टर्स को भी अलाउंसेस दिए जाएं, उनके प्रमोशन किए जाएं और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि जो डॉक्टर्स की असामी हैं उनको भी फिल किया जाए। इस हवाले से ये बताता चलूँ कि मैं इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद की OPD में मौजूद हूँ, जो कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है और तमाम जो यहाँ पर स्टाफ का स्टाफ के जो रूम्स हैं वहाँ पर ताले भी लगे हुए हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जो OPDs हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किए जाने के साथ साथ जो OPDs जहाँ पर फंक्शंस होती हैं वहाँ पर ताले भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स लगाए गए हैं, एहतजाजी बैनर्स भी लगाए गए हैं, चाहे वो शाह बिटाई हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद का हो, तालका अस्पताल परेटाबाद हो या फिर सिविल हॉस्पिटल हो। इसी तरह से दीगर अस्पतालों के अंदर भी एहतजाजी बैनर्स आवेजा किए गए हैं, डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हैदराबाद के जो मरीज हैं वो इंतहाई सफ़र कर रहे हैं। सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर न सिर्फ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर लोग और शहरी आकर अपना इलाज करवाते हैं, बल्कि अंदरून सिंध का ये एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पर न सिर्फ हैदराबाद के बल्कि दीगर शहरों से भी ताल्लुक रखने वाले एक मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। लगभग 7000 के करीब यहाँ पर डेली की OPD है और ये सिर्फ एक अस्पताल की तादाद है। इसी तरह से जो शाह बिटाई अस्पताल, परेटाबाद अस्पताल, तालका अस्पताल, कासमाबाद, ताराचंद अस्पताल, इन तमाम अस्पतालों के अंदर हजारों की तादाद में मरीज आते हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, इनके बाइकआउट की वजह से जो गरीब पेशेंट है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। उनका यही कहना है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जब डॉक्टर्स नहीं देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट जो इलाज है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते ये बाइकआउट का अमल जारी रहेगा। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। अली नेम हमें अपडेट कर रहे थे हैदराबाद से, और वहाँ भी सूरत हाल अबतर है, ज़ाहिर है वहाँ भी लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज मालजे की सहूलत मैसर नहीं है। प्लीज़ इस मामले को सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये मामला हमने पंजाब में होते हुए देखा है। जितनी जल्दी और जितने बेहतर अंदाज में हल कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी सफ़र कर रही होती है और वो सफ़र करने वाला आम आदमी और मरीज़ होते हैं। भाई आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई आज तो हम कभी इधर उधर हो जाते थे, तो आज आपका साथ देने के लिए 2 घंटे तक साथ रहेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच। वसीम छीना साहब, आप लिख रहे हैं कि मैं मिचेल जॉनसन लग रहा हूँ।
सीरियसली पता नहीं अब मुझे, मैं देखता हूँ क्या। हाँ वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, येस आई नो व्हाई यू सेइंग दैट, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने बहुत सारे 10 ईयर चैलेंजेस आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इससे बेहतर अगर कोई 10 ईयर चैलेंज आपको मिल जाए ना तो लेकर आइएगा। मलाला यूसुफजई ने भी हर सेलिब्रिटी की तरह एक पोस्ट शेयर की है 10 ईयर चैलेंज की, और उन्होंने एक किस्सा भी लिखा है इसके साथ। 2009 14 जनवरी की वो बात कर रही थी जब उन्होंने सवात में रेडियो पे सुना कि अगले दिन से 15 जनवरी से बच्चियां या लड़कियां स्कूल नहीं जा सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि 14 जनवरी उनका स्कूल में सवात में आखिरी दिन था और उसके अगले दिन से पाबंदी लग रही थी स्कूल जाने पर, और 15 जनवरी की 2019 की ही उन्होंने तस्वीर शेयर की थी जब उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेकंड टर्म जो है उसकी शुरुआत होने वाली थी। सो यस, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और एट द सेम टाइम हम आपको बता दें कि गुज़श्ता हफ्ते मलाला की ज़िंदगी पर बनने वाली इंडियन फिल्म जो है वो भी रिलीज़ हुई और क्रिटिक्स को खासी पसंद आ रही है फिल्म। आई रियली वांट टू सी दैट। तो गुल मकाई इस फिल्म का नाम है। आई होप नेटफ्लिक्स या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी आपसे शेयर करेंगे कि हमें कैसी लगी। और 1 घंटा गुजर गया, पता भी नहीं लगा। आप लोगों के साथ कहाँ पता लगता है टाइम का। कैसे हैं आप सब लोग भाई? बाय द वे कराची वालों ज़रा तैयार रहिएगा क्योंकि अगले 1-2 रोज़ में मज़ीद बारिश की पेशगोई है और कराची में सर्दी नहीं जा रही है। पहले हम सर्दी ना आने का शिकवा गिला करते थे, अब सर्दी जो पड़ रही है ना वो ठीक ठाक पड़ रही है, सो सारे शिकवे गिले दूर हो जाने चाहिए। आपके शहर का हाल कैसा है, एज इन मौसम का हाल कैसा है, ये आप हमें लिख के भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पर। हमारे पास इस घंटे में भी बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। शुरू कर देते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज से। आसिफ जरदारी के दोस्तों की अक्सरियत जेल में या मुकदमात की मार सह रही है, लेकिन साबिक सदर के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी मंजर से गायब हैं। मामला क्या है पता लगाएंगे। जिस्म फरोशी का इल्जाम लगाने वाले शौहर को कत्ल करने वाली बीवी पर इरादतन कत्ल का मुकदमा नहीं बनता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प और गैर मामूली फैसला दिया है, माहिरीन से राय लेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं, रोबोटिक सहाफ़ी तैयार कर लिया। ये कमाल कैसे हुआ, अनीस शेख से पूछेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोबोटिक सहाफ़ी अगर आ गया तो हम क्या करेंगे। हो सकता है कि हमें मदद फराहम करने के लिए आया हो। एग्जैक्टली क्या साइंस है ये तो हम जानेंगे। अनीस शेख इज़ गोइंग टू बी विद अस इन अ व्हाइल, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी खामोशी लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगियों में सरायत करती जा रही है, शामिल हो रही है। हमारी मशीनें अब हमसे ज़्यादा काम जानती हैं। अब तो यही लगता है कि हम आपको बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और शाहकार क्या है। तो जनाब एक और शाहकार लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक तैयार किया गया है एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर, बेस एच इसका नाम है, और ये तैयार किया है अनीस शेख और खुरम ने। और इससे आप रोबोटिक सहाफ़ी भी कह सकते हैं क्योंकि होता ये है कि इसको कुछ अल्फाज दे देते हैं और फिर खुद ब खुद खबर तख्लीक करती जाती है। सेंटीमीटर भी कहा जा रहा है इसे, या फिर ये भी बता सकता है कि कौन सी खबर ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। भाई अब ये सोचने समझने और सुनने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमारे पे आ जाइए। अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का हल हमारे पास ये है कि जो इसके क्रिएटर हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? बिल्कुल भाई अब ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, ठीक है। अब इससे निकलकर मुझे बताइए कि आपके पास क्या है हमें समझाने के लिए। मैं इसको आसान कर देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है बेसिस टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आपने नाम लिया, मैं और खुर्रम इसके को फाउंडर्स में से, जो बाकी 2 को फाउंडर्स हैं उसमें फैसल शेख जॉन और इमरान अहमद खान शामिल हैं। हमने आज से कई साल पहले एक काम शुरू किया था। आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो ख्याल ये था कि कोई इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो खबर लिखने के प्रोसेस को आसान कर दे। अच्छा, तो जब हमने ये शुरू किया 7-8 साल पुरानी बात है उस वक्त, तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कमिंग ऑफ एज टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें बहुत जगह नाकामियों का सामना करना पड़ा। असल कहानी नाकामियों की ज़्यादा है। कई दफ़ा प्रोजेक्ट बंद किया, बहुत दफ़ा स्टेज पे खड़े हुए, लोगों ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। हैविंग सेड दैट, वो फिर कई साल के बाद हमारे सॉफ्टवेयर ने 2016 में सिर्फ 2 लाइनें लिखी।
फाइनली कितने साल लगे इन 2 नायलों को लिखने के लिए? अनीस इधर आ जाइए। तकरीबन 8 साल हमें लगे। 8 साल लगे यहाँ आपको तक पहुँचने में, इन 2 लाइंस तक पहुँचने में। लेकिन उसके बाद फिर एक पाकिस्तानी मीडिया ने भी, पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर ने भी, गवर्नमेंट ने भी बड़ी हद तक बड़ा सपोर्ट किया हमको। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत स्टोरीज़ बनी है हमारे हवाले से, इसकी कामयाबी के हवाले से, क्योंकि उस वक्त दुनिया में शायद 1 या 2 ही सॉफ्टवेयर थे जो कि इस सिचुएशन में थे जो लिख सकते थे, एंड वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स का हमारे जिक्र किया, जैसे सेंटीमीटर है, ये पूरी हमारी अब एक चेन है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्या करता है कि सेंटीमीटर नेट पे जाता है और लोगों के सेंटीमेंट गेज करता है। जैसे आपने किसी खबर के बारे में बात करनी है तो वो कौन सी खबर है जो कि इम्पोर्टेंट है। नहीं, अब मुझे बताइए, ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए सॉफ्टवेयर है या फिर ये सेंटीमीटर्स ऑटोमेटिकली काम कर रहा है हमारे सिस्टम्स में या टेलीफोन्स में? हाउ डज दिस ऑल वर्क? ओके, हमारे जो फोकस है वो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मुल्क में 2 बड़ी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि पिलर का काम करती हैं। एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और एक मीडिया है। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। सेंटीमीटर से अगर स्टार्ट करें तो सेंटीमीटर सुबह को जाता है और ये देखता है कि किस खबर के हवाले से, किस मार्केट के हवाले से, किस रुझान के हवाले से मार्केट में या नेट पे लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, या उनको गेज करता है। जब वो ये काम कर लेता है तो जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि खबर लिख सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, वो ये गेज करता है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की रिपोर्ट बन सकती है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल्स क्या हैं, क्या बातें हो रही हैं, उन सबको पुरानी हिस्ट्री को गेज करता है। आप पूरी खबर लिख पा रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर? जी, हमारा सॉफ्टवेयर इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरी क्लोजिंग लिखता है। वो सिर्फ क्लोजिंग नहीं होती, वो एक एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, उसमें फंडामेंटल्स भी होते हैं, उसमें टेक्निकल्स भी होते हैं। अनीस, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप सिस्टम साथ लेके आएंगे। वो हमने कुछ वीडियोस दे दी हैं जो और हम जो हैं वो चल रही हैं साथ वीडियोस, लेकिन हम यहाँ पे कराची के मौसम का हाल लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, डन है, चलें, थैंक यू, गुड टू मीट यू। अभी जरा आगे बढ़ेंगे, कुछ सियासी बातें कर लें जनाब। जरदारी साहब के सभी करीबी साथी या तो जेल में हैं या मुकदमात भुगत रहे हैं। जैसे इंसान कितना अकेला महसूस करता होगा ना अगर उसके सारे दोस्तों के साथ कुछ इस तरह का चल रहा हो। खैर, इस बात से हट कर हम आपको ये अपडेट करना चाहते हैं कि इनके सभी साथी या तो जेल में या मुकदमात भुगत रहे हैं, लेकिन एक बहुत लकी हैं और वो हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी। वो कहाँ है? किसी को कोई दिलचस्पी है भी या नहीं? आसिफ अली जरदारी के तकरीबन तमाम करीबी साथी गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान अताब का शिकार हुए, जिनमें डॉक्टर आसिम हुसैन से लेकर हुसैन लुआई, अनवर मजीद, निसार मुराई और फरियाल तालपुर और बहुत सौ के नाम भी शामिल हैं। लेकिन जरदारी साहब के मुंह बोले भाई मुल्क से बाहर हैं। अवैस मुजफ्फर टप्पी पर बहुत से इल्ज़ामात लगे जिनको खुद जरदारी साहब के करीबी साथी ने दोहराया भी। सुनिए। अवैस मुजफ्फर टप्पी से मुताल्लिक़ कई मरतबा सवालात उठे मगर आला शख्सियात भी कोई वाज़ेह जवाब ना दे सकी। साहब को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा की जा रही है और बहुत कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं। अवैस मुजफ्फर टप्पी और शर्जील मेमन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ये वापस आ जाएंगी जल्दी। अच्छा, तो वापस आएंगे, जाहिर बात है कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होगा तो आएंगे। कानूनी प्रोसेस के दे हैव टू फेस लॉ, जो भी है ना, ड्यू प्रोसेस हर जगह होगा। नवंबर 2016 में हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि टप्पी साहब कब आएंगे, तो जवाब ना मिला। पार्टी के 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर, वो दोनों भी पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपकी वापसी के साथ उनकी भी वापसी हो जाएगी? उनसे मैंने पूछा तो नहीं है, मगर तो they may follow your footsteps. And one of them will. One of them. शर्जील मेमन? Possibly. आज हुकूमत के बहुत से बड़े और जरदारी साहब के तकरीबन तमाम साथी मुकदमात और तहकीकात की ज़द में हैं, लेकिन माजी करीब तक मुतहर्रिक रहने वाला
अहम किरदार गायब है। सवालात तो उठते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध क़ायम अली शाह के दौर में कहा जाता था कि क़ायम अली शाह तो बस नाम है, सूबा तो आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी चलाते हैं। इन बातों की गूंज न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि अदालतों तक में सुनाई दी, लेकिन आजकल अवैस मुजफ्फर टप्पी मंजरनामे से गायब हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में वक्त गुजार रहे हैं। क्या मसरूफियात हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। सिप्ते आरिफ हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से और वो हमें अपडेट कर रहे हैं। खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पिछले गुज़श्ता 5 साल से जब दूसरी शादी हुई तो कहा जाता है कि उनके साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से इख्तलाफात पैदा हुए। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, बातचीत उनकी मुनक़ता हो गई और वो मीडिया से भी यहाँ पर दूरी इख्तियार करते चले गए। और अब ये इतलात हैं कि वो यहाँ पर दुबई में नहीं है और जो उनका माजी है यहाँ पर वो काफ़ी दिलचस्प रहा है दुबई के हवाले से। हम आपको बताएं कि जब वो यहाँ पर गुज़श्ता 15-17 साल पहले पहली दफ़ा दुबई आए तो उन्होंने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया था यहाँ पर। ओवैस मुजफ्फर साहब ने दुबई का मीना बाज़ार है वहाँ पर गारमेंट्स का एक रिटेल स्टोर खोला था और उसके बाद उन्होंने शारजा में भी उसकी शाख बनाई रिटेल स्टोर की। गारमेंट्स का काम करते रहे। और हम आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताएं कि ओवैस मुजफ्फर साहब जो 2013 की दिहाई में इलेक्शन में सिंध असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे, वो यहाँ पर दुबई में एक बेड स्पेस पे जो लेबर क्लास यहाँ पर रहती है, जो जनूबी एशिया के मजदूर यहाँ पर आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, बेड स्पेस पर भी वो रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पाते हुए वो डिफेक्टो ऑलराइट, थैंक यू। सिप्ते आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे, हमें बता रहे थे दुबई में होते थे अब नहीं हैं। किसके पास खबर हो सकती है, हम खोज लगाने की ज़रा कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। वेलकम टू जियो पाकिस्तान साहब। आज हम और आप ज़रा अकेले हैं, हमारी तबीयत ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़रा आपसे बात कर लेते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरी शादी कोई पर्सनल मैटर्स की वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए थे जरदारी साहब के साथ या कुछ और रीजंस भी थी? नहीं, दूसरी शादी किस ये अवैस मुजफ्फर टप्पी की दूसरी शादी के बाद हमें सिप्ते आरिफ अपडेट कर रहे थे कि जरदारी साहब के साथ कुछ ताल्लुकात नासाज हो गए। आपके पास क्या अपडेट है? एग्जैक्टली व्हाट्स द स्टेटस ऑफ टप्पी साहब? वेयर इज ही अराउंड द वर्ल्ड? व्हाट इज ही अप टू? देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, लेकिन बीच में सुना था कि वो अमेरिका चले गए थे। लेकिन इख्तलाफात नाराज़गी ज़रूर हुई थी जरदारी साहब से, लेकिन ऐसा सच मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। हाँ, वो ऐसा पर्सनल रीज़न नहीं है। अहम बात यह कि टप्पी साहब यहाँ से गए कैसे थे। वो यहाँ से गए थे ये कह के कि वो उनके किसी की जानने वाली की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी लेने जा रहे हैं। कोई जानने वाली थी भी, बॉडी थी कोई? ये उन्होंने तो जाहिर है वो वापस नहीं आए। हाँ, बॉडी लेके तो आए नहीं तो आए नहीं, तो इसका मतलब ये कि जाहिर है। अहम बात ये कि आपके इदारों ने इस चीज़ पे इतना यकीन क्यों कर लिया इस चीज़ पे। तो ये रेयर केस है कि जो मुल्क से बाहर जाने का एक सबसे रेयर केस है कि जिसमें आदमी ये कह कर गया कि मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ, बॉडी लेने जा रहा हूँ। That's quite innovative वैसे। और जरदारी साहब का देखें, कल मैं एक तकरीब में पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही पुराने साथी हमें मिले, उसमें तो उनसे पूछा मैंने पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या हाल है। तो उन्होंने कहा जी पहले पीपल्स पार्टी होती थी, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं आज भी उस पार्टी का, उन्होंने कहा मैं आज भी उस पार्टी का सीनियर हूँ, मेरे वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहे, लेकिन अफसोस होता है पीपल्स पार्टी को इस कंडीशंस में देख के कि जहाँ एक ही शख्सियत के गिर्द इतने मुकदमात घूम रहे हैं उनके साथियों के, जिनका पीपल्स पार्टी से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब जरदारी साहब को रियलाइजेशन है कि व्हाट इज़ ही डन टू द पार्टी? देखिए आज मैं या फिर उनकी अपनी रीजंस हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उनकी अपनी मंतक। देखिए बहुत शार्प है। देखिए जरदारी साहब की दो क्वालिटीज़ लोग बयान करते हैं। एक तो ये कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो दूर से भी पहचान जाते हैं। अगर उनका कोई 40 साल पुराना दोस्त पहली मरतबा मिले तो वो पहचान जाते हैं कि ये पिटारो का साथी था। और पिटारो में जरदारी साहब पढ़े हैं और जो पिटारियंस हैं उस ज़माने के, वो बहुत दिलचस्प वाक़यात जरदारी साहब के सुनाते हैं। आपके व्यूअर्स सुनकर हैरान होंगे कि उनमें से एक साथी ने कहा कि उस ज़माने में जरदारी साहब जिस हाउस में हुआ करते थे, उसके कैप्टन जो होते थे उसको हर महीने एक कॉलेज की तरफ से ये होता था कि जी आज बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है।
तो कहने लगे जिस वक्त जरदारी साहब या हमारे हाउस का नंबर आता था तो जरदारी साहब जो है उस दिन उनके गिर्द सारे स्टाफ जमा हो जाता था, क्योंकि जरदारी साहब अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते थे कि इन सब में 50-50 या 100-100 रुपए तकसीम कर दें। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, और पिटारो में पहली जो स्क्रीन अपनों को नवाजने का सिलसिला वहाँ से चल रहा है। तो इस वक्त जो स्क्रीन लगी हुई है, इस वक्त पिटारो में जो स्क्रीन सबसे पहले प्रोजेक्टर्स जो ज़माने में था वो भी के वालिद हाकिम अली जरदारी साहब का, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट किया था। और उसके बाद जरदारी साहब ने अपने और ये भी उनकी दूसरी क्वालिटी ये कि वो अपने दोस्तों को बचाते हैं और वो इल्ज़ामात अक्सर वो ख़ुद पे ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकदमा उन पे, इस वक्त जो इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, उसमें उनकी फैमिली भी जो है वो लपेट में आ रही है। कम से कम जो तहकीकात हैं उसमें उनकी बहन फरियाल तालपुर, हत्ता के उनके बेटे का भी नाम आ रहा है। लेकिन इस वक्त जिससे उस संजीदगी, मेरा ख्याल इससे पहले जो मुकदमा था, हालांकि वो कत्ल के मुकदमात से भी बाहर आ चुके, उन पे कोई 3 या 4 कत्ल के मुकदमात रहे हैं उनके ऊपर, उससे बाहर आ गए, उनके ऊपर और कई मुकदमात। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो अब तक की चीज़ें जो सामने आई हैं उसमें ये बहुत संजीदा सीरियस है। और इसमें जो ख़ास तौर पे ओमनी ग्रुप और मजीद फैमिली का जो इसमें वो आया है, इसके बारे में अगर आप पीपल्स पार्टी के लोगों से वैसे पूछें तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये शिकायत ना करे कि ये अनवर मजीद साहब सिंध के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। अच्छा, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, और फिर टप्पी साहब भी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ही कहे जाते थे। आप दोस्तों के दोस्त होने की बात कर रहे थे, अभी मीर साहब का भी हम इंटरव्यू का क्लिप देख रहे थे, उन्होंने कहा एक तो फॉलो कर लेगा फुटस्टेप्स, शजील मेमन पे उन्होंने उम्मीद का ज़ाहिर किया, दूसरे के बारे में उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। तो ज़ाहिर नाराज़ी तो है। हम टप्पी साहब का, जो कि डिफेक्टो वज़ीर आला कहलाए जाते रहे हैं, सूबा उनकी मुकम्मल गिरफ्त में था, इतने करीबी थे, चैप्टर क्लोज समझे उनका, या कभी उनकी मंजरनामे में वापसी हो सकती है? सर, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली नहीं लगता। अपेरेंटली तो इस वक्त देखिए डॉक्टर आसिम और हमारे यहाँ मुकदमात भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। JITs, हम JITs को बहुत पोलिटिसाइज करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत मुतासर होती है। अब इसी केस को देख लें आप, अब ये जिस तरह जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अभी उनकी नाअहली वाली बात आई, आप इतनी जल्दी PTI के हमारे दोस्त जंप कर लेते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर कि वो पहले एक कोर्ट गए, फिर दूसरे कोर्ट गए, दूसरी कोर्ट ने कहा कि इधर जाओ, अभी वापस रेफर करने की कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन जाओ, मफाद आमा में है। चीज़ ये है कि एक चीज़ अभी चल रही है, उस पर इंतज़ार कर लें। अभी एक JIT इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा साहब, अभी आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन ये इस टॉपिक पे आखिरी सवाल, जरदारी साहब पे लाख मुकदमात सही, पीपल्स पार्टी लाख गर्दिशों में सही, इनकी गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई पार्टी पे से? देखिए, पार्टी की, इनकी गिरफ्त पार्टी पे कमजोर हुई नहीं हो, पार्टी के मुल्क, पार्टी की सियासी गिरफ्त बहुत कमजोर हो गई। ये आपने बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है ना जिस बात का कहते हैं। मैं सब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे हम एक और टॉपिक पे भी डिस्कशन करना चाहेंगे। अभी हम आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। भाई अयाज अकबर यूसुफजई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और कुछ अजीब सा प्रोटेस्ट हो रहा है, खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन से खिलाड़ी हैं और किस अंदाज से प्रोटेस्ट करेंगे, अयाज से जानते हैं। अयाज, कुछ विजुअल्स आपने हमें व्हाट्सएप पे भी भेजे थे, मैं देख के ज़रा परेशान सा हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पे? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद पे, और यहाँ पर अपने तौर पर ये अनोखा किस्म का एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कफन पहन के वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों में बल्ले भी उठाए हुए हैं, क्रिकेट के जो गियर्स हैं उनके हाथ में हैं। यहाँ पर मसला ये है कि जो इस्लामाबाद के मेयर है शेख अंसर, उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन करने की तैयारी की हुई है, और यहाँ पर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैचेस होने थे वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये वतीरा बन चुका है, क्योंकि पहले ये ग्राउंड CDA के अंडर थे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन जब बनी है तो ये ग्राउंड जो है वो MCI ने टेक ओवर कर लिए हैं, इन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने। शेख अंसर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त के उस वक्त के मेयर बने थे, अब यहाँ पर ये बाउंसिंग बॉल बन चुका है। CDA जो है वो कहती है कि ये हमारे पास नहीं है, लेकिन MCI जो है वो बजाय इन ग्राउंड्स को बेहतर करने के, इनको इस पे कुछ काम करने के, यहाँ पर ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। मेरे तरफ यहाँ पर मेरे पीछे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस्लामाबाद के क्लब्स के क्रिकेटर्स मौजूद हैं,
जो यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं कि इनको बाकी ग्राउंड्स अगर नहीं दे रही हुकूमत, तो कम से कम इनके पास जो ग्राउंड्स मौजूद है वो तो ना छीने जाए ना कम से कम, तो उसकी भी छीनने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे भाई। इस्लामाबाद के जो क्लब क्रिकेटर्स हैं वो कफन पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। दैट इज क्वाइट सैड। होपफुली ये मसला हल हो, जल्दी करने की कोशिश की जाए। और हम सानेहा साहिवाल की जरा बात करना चाहते हैं। सानेहा साहिवाल में भी वही रिवायती हरबे इस्तेमाल होते नजर आ रहे हैं। वो रसा इंसाफ के लिए इधर उधर फिर रहे हैं। मकतूल खलील के खानदान के वकील ने CTD के अफसरान पर अपने पेटी भाइयों को बचाने का इल्ज़ाम लगाया है। शहबाज बुखारी ने कहा कि JIT हक़ाइक़ बताए, सिक्योरिटी का मसला हल न हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। CTD के एहलकार जो हैं वो मुसलसल खलील फैमिली के हाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइव थ्रेट्स दिए और CTD पहले दिन से कोशिश कर रही है कि लोगों के कंधों पर रख के बंदूक चला दी जाए। इससे पहले मकतूल खलील और ज़ीशान के भाइयों ने कहा था कि 26 जनवरी को इन्हें चेयरमैन सेनेट और सदर मुमलिकत से मिलवाने के लिए इस्लामाबाद ले जाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। सदर साहब ने बुलाया था तो वो कराची क्यों चले गए? सेनेट साहब ने बुलाया है, चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है, तो वो किधर हैं? ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ये और दुखी हमें करना चाहते हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 2 दिन के अंदर हमें लाजमी JIT अपनी प्रोग्रेस शेयर करे। अगर नहीं करेंगे देन हम अदालत का रुख करेंगे। लवाहिकीन ने सानेहा के फौरी बाद मर्जी की FIR दर्ज न करने की भी शिकायत की थी। हमारा ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ FIR हो। TV में सब नज़र आ रहा है कौन लोग हैं और इनको भी पता है, IG को भी पता है, DPO को भी पता है, सबको पता है ये कौन लोग थे। थोड़ी देर पहले सानेहा साहिवाल में जाबाहक ज़ीशान और खलील के वरसा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के रूबरू पेश होंगे। दोनों खानदानों ने JIT की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील और मामला फौजी अदालत भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। ज़ीशान की वालिदा जुबैदा बीबी का कहना है कि इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। JIT कारकर्दगी से मायूस, ऐनी शाहिदीन भी बयानात देने से गुरेजा हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सानेहा साहिवाल में जाबहक अफराद की मुसद्दका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और जाबहक होने वाले 4 अफराद को करीब से गोलियां मारी गई हैं, जिनसे मकतूलीन की जिल्द जल गई। 13 साल की अरीबा को 6 गोलियां लगी। उम्र क्या होती है 13 साल की बच्ची की, जिससे इसकी पसलियां टूट गईं। खलील की अहलिया नबीला को 4 गोलियां लगीं, 1 गोली सर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खलील को 11, ड्राइवर ज़ीशान सीट पर बैठा था, उसे 13 गोलियां लगी हैं। रिपोर्ट ने पुलिस का एक झूठ बेनकाब किया है कि 6 साला ज़ख्मी मुनीबा के हाथ में शीशा लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो भी शीशा नहीं, गोली का जख्म था। नन्हे उमैर को गोली लगने वाली दाहनी रान भी मुतासिर हुई है। सो ये तो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बहुत से हक़ाइक़ और खुलकर सामने आए हैं। पंजाब के वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। फ़याज़ चौहान साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बता दें कि सानेहा साहिवाल की इन्वेस्टिगेशन आपकी किताबों में इस वक्त किस मरहले पर है? हुकूमत पंजाब के पास मुकम्मल मालूमात आ गई हैं या अभी इंतज़ार है किसी चीज़ का? देखें, आपके सामने है कि अभी इब्तदाई रिपोर्ट आई है JIT की, और उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील और उसकी फैमिली जो है वो 100% बेगुनाह है, और ज़ीशान जो है उसका ताल्लुक़ दहशत गर्दों के नेटवर्क के साथ था। और बाकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसके लिए 1 महीने का टाइम JIT ने लिया है। और कल आपने TV चैनल्स पे देखा कि JIT की टीम मौके पे आई है और एक दफ़ा फिर उसने मौके का भी इंस्पेक्शन की है और गवाहों से भी, ऐनी गवाहों से जो है वो बयानात लिए हैं। तो 1 महीने का टाइम लिया है JIT ने, तो उसके बाद फिर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और बाकी जो ज़िम्मेदार थे 5 बंदे जिन्होंने मौके पे फायरिंग की थी, वो 302 के चलान के तहत इस वक्त जेल में है। और बाकी जितने अफसरान हैं, एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SP साहिवाल CTD और आपके DSP CTD, सारे जो है वो मुअत्तल हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बात तो तय है कि खलील का ख़ानदान और खलील बेगुनाह है, जबकि ज़ीशान के ताल्लुकात
निकले हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये काफ़ी दिन की अपडेट है। वैसे ये बता दीजिएगा कि खलील के भाई जो हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो और उनका ख़ानदान बेगुनाह है, उनके वकील का यह कहना है कि CTD पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है। दिस इज़ सीरियस चौहान साहब। पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम कर रही? किसी इन 5 एहलकारों को और फिर उन अफसरान को कि जिन्होंने इनको हुक्म दिया होगा, वो इंशाल्लाह निशाने इबरत बनेंगे। तो दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अब इस पर बहुत से वेस्टर्न इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इस इशू के अंदर मुखालफिन है, अपोजिशन है, नून लीग है, वो लोग जो है कुछ चीज़ों को जो है ना वो बेजा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था कि उनके वकील ने जो ना जलील जो उसका भाई है खलील का, उसका कोई वकील है जना, उसने एक ऑडियो चलाई हुई है जनाब के CTD के अफसर की जना फ़ोन है। अब पता नहीं वो कौन CTD का अफसर बन के उनको धमकियाँ देता रहा। अब फ़ोन के ऊपर तो नहीं पता चलता ना कौन क्या कहाँ, लेकिन बहरहाल हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और किसी CTD के एहलकार या किसी अफसर के कहने पे इन जुल्म करने वाले एहलकारों को हम नहीं करेंगे और इनको स्पेयर भी नहीं करेंगे। चौहान साहब, लास्टली ये बता दें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मीडिया के सामने आकर वादा किया था कि जल्द ही पुराने और नए पाकिस्तान का फ़र्क नज़र आएगा। तो आप कोई तारीख़ दे सकते हैं या बता सकते हैं कि कितना जल्दी ये फ़र्क नज़र आ जाएगा? क्योंकि हमने तो दूरबीन भी लगाई और वैसे भी देखने की कोशिश की, चश्मा भी पहनते हैं, आया नहीं फ़र्क नज़र। ये सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की तरह 5 साल इंतज़ार इनकी नसीब में है या जल्द हो जाएगा इंसाफ? 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर वो 5 के 5 अफराद जिन्होंने साना साहिवाल बर्पा किया वो गिरफ्तार हुए। 72 नहीं, उसी दिन गिरफ्तार हुए और 6 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब मौके पे पहुंचते हैं, लवाहकीन को मिलते हैं। फिर वो FIR जो CTD अपने एहलकारों को बचाने के लिए वो काटती है, उसको रिजेक्ट करके लवाहकीन की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक 100% जो उनकी दरख्वास्त थी उसके मुताबिक FIR करती है। ये 5 अफराद गिरफ्तार होते हैं। अगले 24 घंटों के अंदर आपका एडिशनल IG CTD मुअत्तल, DIG CTD मुअत्तल, आपका SP CTD साहिवाल, DSP CTD साहिवाल ये मुअत्तल, और ये 5 अफराद अब जेल की हवा खा रहे हैं 302 के चालान के मुताबिक। और फिर उसके मुताबिक GIT मजीद फर्दर आगे जो है वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे आप बताएं, सानेहा मॉडल टाउन के उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कैमरा के सामने ओपनली जो है वो सारी की सारी, ठीक है, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, आपने मुअत्तल किया, फारिग कर दिया। मॉडल टाउन था जिसका आप बारहा इस वाक़े को जोड़कर तस्करा करते हैं। वहाँ वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दिया था, फिर उस पर क्यों कहते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई और इसको क्यों प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑल्दो यहाँ भी जो लवाहिकीन हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ जो रिपोर्ट आई है उस पर, बल्कि अपनी मर्जी की FIR दर्ज ना होने पे, और 5 कहते हैं गिरफ्तार हो गए, बाकी 11 का क्या बना? क्योंकि 16 अफराद इस कार्रवाई में शामिल थे। मसी साहब, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है नए पुराने पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली अगर इस सानेहे की बात कर रहे हैं? देखिए, सानेह में असल चीज़ ये कि पहली चीज़ ये कि ये इनकाउंटर ये ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश है कि ये इनकाउंटर नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ के ऐसे कोई शवाहिद अब तक नहीं मिले हैं कि दूसरी तरफ से एक भी फायर किया गया। हाँ, ये बात तो तय है ही मेरा। अगर ये तय है ये बात, तो फिर पहली चीज़ तो ये कि इसको इनकाउंटर अब नहीं कहना चाहिए, इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहना चाहिए। देखिए, इवन अगर अभी भी अगर JIT में कहीं भी कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं आ रही ज़ीशान के हवाले से, हाँ गाड़ी हो सकता है वो हो रही हो, लेकिन ज़ीशान का इन्वॉल्वमेंट, ज़ीशान का अब तक कोई भी पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पता चला है। कुछ तस्वीरें सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई और पॉसिबल हो सकता है आगे चल के ये पॉसिबल हो, तब भी ये केस नहीं बनता उस तरह का। दूसरी बात ये कि सिर्फ 5 पुलिस वालों को क्यों गिरफ्तार किया गया? टीम में जितने लोग थे बुनियादी तौर पे वो सब उस ऑपरेशन का हिस्सा थे। देखिए, जब मुर्तज़ा भुट्टो का केस हुआ था उस वक्त कौन कौन गिरफ्तार हुआ था? 11 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के DIG गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के SSP गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के SP गिरफ्तार हुए थे। बाद में उस मुकदमे का क्या बना वो एक अलग कहानी है, लेकिन पूरी पुलिस टीम, वो भी जो ऑन स्पॉट थे और वो लोग भी जो ऑन स्पॉट नहीं थे बैक एंड पे, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ क्या हुआ है? सवाल ये है कि अगर 16 या 18 पुलिस वाले उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे तो सिर्फ 5 को क्यों पिक किया गया?
इसकी अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ 5 को क्यों पिक किया गया था। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर चौहान साहब बात कर रहे थे, ये जो पिछले दिनों वाक़या हुआ है कि खलील की फैमिली उधर पहुंच गई इस्लामाबाद, कौन लेके गया और वहाँ उनसे कोई नहीं मिला और इन्विटेशन था नहीं था, ये बड़ा सीरियस मैटर है क्योंकि वो फैमिली अंडर प्रेशर है। और इस केस को, ये केस मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए आगे जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा, हो सकता है कि कुछ पुलिस वालों को 1-1.5 साल जेल वो करना पड़े, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर नया पाकिस्तान में कोई तब्दीली लानी है तो वो पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए ला सकते हैं। और पुलिस रिफॉर्म वैसी नहीं जिसकी इंडिकेशंस दी जा रही हैं। पुलिस रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट, इस पे हम तफसील से पुलिस रिफॉर्म पे ना हमने आपसे स्पेशल टॉपिक रख के बात करनी है। थैंक यू सो मच, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस रिफॉर्म के जरिए तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। अभी आपको जल्दी से आगे बढ़ते हुए बता देंगे केस से बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, आपको अपडेट करना चाहते हैं। जिस्म फरोशी का इल्ज़ाम लगाने पर शौहर को कत्ल करने पर बीवी पर इरादतन कत्ल का मुकदमा यानी 302 का मुकदमा नहीं बनता। ये हुआ कहाँ है? यहाँ नहीं हुआ है, भारत में हुआ है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिलचस्प फैसला दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शौहर को कत्ल करने वाली बीवी पर दफ़ा 302 का मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया। अदालती फैसले में करार दिया गया कि बीवी को जिस्म फरोश औरत कहने से ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बात कोई नहीं हो सकती। अब हमें वैसे अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या अलक़ाबात से नवाजा जाता है। भारतीय माशरे में कोई औरत शौहर की ज़बान से अपने और अपनी बेटियों के लिए ऐसे अल्फाज सुनना गवारा नहीं करेगी। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में मकतूल शौहर को शुबा था कि इसकी बीवी के हमसाए से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। वक़ूए के दिन शौहर ने बीवी को जिस्म फरोश कहते हुए उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी बेटियों को भी यही तरबियत दे रही है, जिस पर गुस्से में आकर बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया था। इसी पे बात करते हैं, मौजूद हैं माहिर कानून रीमा उमर। रीमा, बहुत शुक्रिया। रीमा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर शौहर बीवी को तवाइफ या कोई और इसी नौयत की गाली दे और बीवी जवाब में शौहर को कत्ल कर दे तो इसके खिलाफ कत्ल की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आपकी नज़र में कितना अहम है फैसला और व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरा ख्याल है कुछ कन्फ्यूजन है इस फैसले के बारे में। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस्म फरोशी के अगर इल्ज़ाम लगाया जाए तो कत्ल करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक तरह से एक मिटिगेशन का ज़रिया होता है कि आपने कत्ल अगर किया है, आप सज़ा में थोड़ी कमी मांग सकते हो, ये कह के कि आपको उकसाया गया कत्ल करने पे, प्रोवोक किया गया कत्ल करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है उम्र कैद की सज़ा थी, उन्होंने उसको 10 साल कर दिया। तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कहा कि गलत ही नहीं है इस तरह का कत्ल करना। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। रीमा, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु की जिस खातून का ये केस है, इसने बज़ाहिर एक इल्ज़ाम का इतना शदीद रद्द अमल दिया है, क्या आम तौर पर क़वानीन में इस तरह की गुंजाइश होती है कि आप किसी को कत्ल अमद यानी जानबूझकर कत्ल करने पर भी कातिल ना कहलाए जाएं? फिर से वही बात है कि बेकसूर उनको करार नहीं दिया गया। ये कहा गया है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के जो बेनिफिट होता है वो उनको मिल सकता है, क्योंकि एक लड़ाई थी, उसमें उनके बारे में इस तरह की गलत बात की गई तो वो प्रोवोक हुई और उन्होंने और उनके साथी ने कत्ल कर दिया। इस तरह की प्रोविजन जैसे बहुत और भी होती हैं। पाकिस्तान में आपने सुना होगा गैरत के नाम पे कत्ल करना। कुछ देर पहले तक, कुछ साल पहले तक हमारे पास भी यही कानून था और अक्सर मर्द इस कानून का सहारा लेते थे और कहते थे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गैरत के नाम पे हमने कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुन लिया, अपनी बीवी को किसी से के साथ मिलते हुए देख लिया, इस पे वो उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कत्ल कर दिया। तो पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले तक ऐसा कानून मौजूद था। तो इस तरह की प्रोविजंस होनी क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जो कत्ल है वो एक बहुत सीरियस जुर्म है, उसकी सज़ा जो भारत में पाकिस्तान की तरह उम्र कैद या फिर सज़ा मौत है। तो उसमें अगर कोई किसी एक लड़ाई में था या किसी को किसी ने अब्यूज़ किया या कोई और वजूहात
थी जिससे वो उकसाया गया या उकसाई गई, तो आप जो बेनिफिट है कानून का वो इस्तेमाल कर सको। ऑलराइट, प्रोवोकेशन उकसाने की आप बात करिए कि कुछ रियायत मिल सकती हैं, तो रीमा हमारी ज़रा हमें आगाही दीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है या फिर ये अपनी नौयत का पहला केस है? जी बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान और भारत में ये इंडियन पीनल कोड में ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात, एग्जेम्पशन या मिटिगेशन कह दें, ये इंक्लूड किया था। तो ये एक तरह से इंग्लिश कॉमन लॉ का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स में मेरा ख्याल है कुछ साल पहले ही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है उसको तब्दील करके एक और नाम दे दिया गया, लॉस ऑफ कंट्रोल का, कि कुछ ऐसा वाक़या हो जिसकी वजह से आप अपना जो काबू है खुद पर वो खो दो और उसके रिजल्ट में आप किसी का अगर कत्ल कर दो, तो आप अदालत से कह सकते हो कि जो सिचुएशन है या कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको सबसे जो सिवियर सज़ा है वो ना दी जाए, सज़ा में थोड़ी कमी हो। तो ये बहुत से ममालिक में मौजूद है और हमारा लीगल सिस्टम क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स से आया है, कॉमन लॉ से आया है, इसलिए पाकिस्तान और भारत में भी इस तरह के प्रोविजंस और बांग्लादेश में भी मौजूद है। तो ये इतना रेयर नहीं है, होता है। दिलचस्प बात यह है कि अदालतें उसको इंटरप्रेट किस तरह करती हैं, किस तरह की बातों में और किस तरह के केसेस में ये समझा जाता है कि हाँ लॉस ऑफ कंट्रोल या उकसाया जाना जायज़ है, किस तरह की सिचुएशंस में कहा जाता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल या प्रोवोकेशन जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका रीमा, हमें अपडेट कर रही थी, बता रही थी भाई सज़ा से एग्जम्प्ट कोई नहीं हो सकता, ना ही ये होगा कि कातिल नहीं कहलाया जाएगा, सिर्फ कुछ फ़ायदा मिल सकता है अगर वो किया गया हो। ज़्यादातर सेल्फीज से बचें तो अच्छा होता है। सेल्फीज की हम कुछ बात कर लें जाते जाते, टाइम हमारे पास बहुत कम है, वरना अगर आप ना बचें तो खामखा अपने आप में खामियां निकालते हैं। लगते हैं ये एक रिसर्च हुई है बाकायदा, भारत में हुई है एक रिसर्च, 18 से 40 साल के दरमियान वो अफराद जो बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेते थे अक्सर कॉम्प्लेक्स का शिकार पाए जाते हैं। इसीलिए तो वो मॉफ्ट जो सेल्फीज आजकल चल रही है ना, जो कैमरे में आंखें बड़ी कर देते हैं और यहाँ से पतला कर देते हैं, वो सेल्फीज आप लोग प्लीज़ अपडेट ना किया कीजिए। और ये जो सेल्फी लेने की बीमारी है ये आपकी जहनी हालत को रिफ्लेक्ट करती है, सो प्लीज़ आप सेल्फीज लीजिए, लेकिन इतनी ना लीजिए कि ये डिसऑर्डर ही बन जाए और फिर आप अपनी शक्ल पे गौर करते रहें। एनी हाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। कल हुमा के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो, टेक केयर।